1987 लाहौर। रात के करीब 2 बज रहे थे। शहर की पुरानी गलियों में वह खामोशी थी जो सिर्फ रात के उस पहर में होती है जब दुनिया सोती है और सिर्फ खतरा जागता है। एक तंग गली के कोने पर एक आदमी रुका हुआ था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहना था, सिर पर टोपी, चेहरे पर घनी दाढ़ी, आंखों में ऐसी शांति जो किसी आम आदमी की नहीं होती। उसका नाम था इब्राहिम। कम से कम यहां तो यही जानते थे सब। गली के दूसरे छोर पर 2 ISI के मुखबिर खड़े थे। उनकी आंखें हर आने जाने वाले पर टिकी थी। पिछले कुछ हफ्तों से लाहौर में एक संदिग्ध भारतीय एजेंट के होने की खबर थी। ISI का पूरा नेटवर्क सतर्क था। हर मस्जिद, हर चाय की दुकान, हर गली में कान लगे हुए थे। इब्राहिम ने एक पल के लिए सांस रोकी। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें थीं। दिल की धड़कन सामान्य से थोड़ी तेज थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने जेब से एक छोटी सी तस्बीह निकाली और उसे उंगलियों के बीच फेरने लगा, जैसे कोई आम नमाजी सोने से पहले दुआ मांग रहा हो। मुखबिर उसके करीब से गुजरे। एक ने उसकी तरफ देखा। इब्राहिम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। अस्सलामु अलैकुम, मुखबिर ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। इब्राहिम के कदम फिर चलने लगे, शांत, मापे हुए, बिल्कुल वैसे जैसे एक बेगुनाह थका हुआ आदमी घर की तरफ लौट रहा हो। लेकिन वह घर नहीं जा रहा था। वह उस इमारत की तरफ जा रहा था जहां ISI के एक बड़े अफसर से उसकी अगली मुलाकात तय थी। वह मुलाकात जो भारत के सबसे बड़े खुफिया ऑपरेशन का एक और हिस्सा थी। और इब्राहिम, यह आदमी जो 7 साल से पाकिस्तान में रह रहा था, उर्दू में सपने देखता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजा रखता था, वह दरअसल अजीत कुमार डोभाल था, भारत का एक IPS अफसर, रॉ का एजेंट, और पाकिस्तान की धरती पर देश का सबसे खतरनाक हथियार। यह कहानी यहां से एक अलग मोड़ लेती है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक के अंत से, उस दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग का जख्म अभी पूरी तरह भरा नहीं था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और रॉ दोनों एजेंसियां तेजी से अपने नेटवर्क फैला रही थी, लेकिन पाकिस्तान में भारत की पकड़ कमजोर थी। ISI वहां की हर गली, हर मोहल्ले में अपनी जड़ें जमाए हुए थी। पाकिस्तान सिर्फ एक दुश्मन मुल्क नहीं था, वह एक ऐसी फैक्ट्री था जहां से भारत के खिलाफ साजिशें बनती थीं, आतंकवादी ट्रेन होते थे और कश्मीर में खून बहाने की योजनाएं तैयार होती थी। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन भड़क रहा था। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर खालिस्तानी नेता भारत में हमलों की साजिश रच रहे थे। ISI उन्हें हथियार दे रही थी, पैसा दे रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी। 1980 के दशक की शुरुआत में यह हालात इतने भयावह हो गए कि भारत को एहसास हुआ कि दुश्मन के घर के अंदर बैठकर ही उसे खत्म किया जा सकता है। तभी किसी ने एक नाम सुझाया, अजीत डोभाल। केरल के पश्चिम घाट की पहाड़ियों में पले बड़े डोभाल ने IPS में टॉप किया था। उनकी भाषाओं पर पकड़ असाधारण थी। वह मिजाज से शांत थे, दिमाग से तेज और चेहरे से ऐसे कि कोई उन्हें किसी खास कैटेगरी में नहीं डाल सकता था। न बहुत लंबे, न बहुत ठिगने, न चेहरे पर कोई खास निशान, बिल्कुल भीड़ में गुम हो जाने वाला चेहरा। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें एक मिशन दिया गया जो इससे पहले किसी भारतीय एजेंट ने नहीं किया था। पाकिस्तान के अंदर जाओ, वहां की जमीन पर रहो, ISI के नेटवर्क को समझो, उसे तोड़ो और जिंदा वापस आओ। डोभाल ने हां कह दी। अगले कई महीने उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, लेकिन क्लासरूम में नहीं, उनके अपने दिमाग और जिस्म में। उन्होंने उर्दू की बारीकियां सीखी, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि लाहौरी लहजे में बोलना। वह फर्क जो एक पढ़ा लिखा उर्दू बोलने वाला और एक असली लाहौरी बोलने वाला जानता है। उन्होंने पाकिस्तानी संस्कृति, रस्में, नमाज के तरीके, रमजान के अदब, पाकिस्तानी खाने की आदतें, सब कुछ इस तरह रटा जैसे यह उनकी अपनी जिंदगी हो। उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, बाल लंबे किए, लिबास बदला, चलने का तरीका बदला, यहां तक कि आंखों में देखने का अंदाज बदला। क्योंकि एजेंट सिर्फ कपड़े नहीं बदलता, वह पूरा इंसान बदल देता है। उनकी पहचान थी इब्राहिम, एक पाकिस्तानी मुसलमान, लाहौर का रहने वाला, कारोबारी पृष्ठभूमि, शरीफ खानदान, मस्जिद में नियमित, किसी से पंगा नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। और इस इब्राहिम के पास एक ऐसा दिमाग था जो भारत की खुफिया एजेंसी ने तराशा था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद शुरुआती महीने सबसे खतरनाक थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। एक अकेला बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी पीली और धुंधली थी। टेबल पर लाहौर का नक्शा बिछा हुआ था जिस पर कुछ निशान लगाए गए थे। डोभाल उस नक्शे को देख रहे थे और मन में शहर की हर गली, हर मोहल्ला याद कर रहे थे। उनके पास एक छोटी सी रेडियो थी जिससे वह कभी कभी भारत से कोडेड संदेश भेजते थे, लेकिन वह भी बहुत कम, क्योंकि हर ट्रांसमिशन एक खतरा था। ISI के पास रेडियो सिग्नल पकड़ने की क्षमता थी। डोभाल ने तय किया था, कम से कम संपर्क, ज्यादा से ज्यादा जानकारी। उन्होंने धीरे धीरे लाहौर में अपनी पहचान बनाई।
पहले मोहल्ले की दुकानों पर, फिर मस्जिद में, फिर स्थानीय लोगों के घरों में। लोग उन्हें जानने लगे, भरोसा करने लगे। इब्राहिम भाई एक नेक इंसान, मददगार, शांत मिजाज। कोई नहीं जानता था कि उनकी आंखें हर उस चीज को दर्ज कर रही हैं जो भारत के लिए काम की थी। एक शाम मस्जिद से निकलते वक्त एक बुजुर्ग ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, इब्राहिम बेटा, तू बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह तुझे खुश रखे। डोभाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस आपकी दुआ चाहिए चाचा जान। अंदर से उनका दिल एक पल के लिए भारी हो गया। यह इंसान अच्छा था, बेगुनाह था, लेकिन यही वह दुनिया थी जिसमें डोभाल को जीना था, जहां हर रिश्ता एक मिशन का हिस्सा था, हर दोस्ती एक जरूरत। लाहौर में धीरे धीरे डोभाल उन हलकों में पहुंचने लगे जो जरूरी थे। पाकिस्तान में उस वक्त खालिस्तानी नेटवर्क बहुत मजबूत था। आईएसआई उन्हें छुपाती थी, पालती थी। पंजाब में आतंक फैलाने के लिए इन्हीं लोगों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग और हथियार मिलते थे। डोभाल को इन्हीं के बारे में जानकारी जुटानी थी। उन्होंने एक स्थानीय कारोबारी से दोस्ती की। उस कारोबारी के संबंध कुछ संदिग्ध लोगों से थे जो आईएसआई के लिए काम करते थे। डोभाल ने बहुत सब्र के साथ उस दोस्ती को पाला। महीनों तक चाय पी, खाना खाया, बातें की, कभी जल्दी नहीं दिखाई। फिर एक दिन उस कारोबारी ने खुद ही उन्हें एक मीटिंग में ले जाने की पेशकश की। वह मीटिंग एक बंद कमरे में थी। 3 आदमी बैठे थे। एक ने सफेद शलवार कमीज पहनी थी, दूसरे के हाथ में चाय का कप था, तीसरा चुप था और उसकी आंखें कमरे में हर चीज पर घूम रही थी। डोभाल ने सबसे पहले कमरे में घुसते ही सलाम किया, बैठे, चाय मांगी। आप कहां से हैं? तीसरे आदमी ने पूछा। लाहौर का ही हूं, गुजरात वाले इलाके में कारोबार है। डोभाल ने शांत आवाज में जवाब दिया। कब से? बचपन से। तीसरे आदमी ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा। डोभाल ने नजर नहीं हटाई, सीधे देखते रहे, जैसे एक बेगुनाह आदमी देखता है। तीसरा आदमी मुस्कुराया और चाय की चुस्की ली। डोभाल जानते थे कि यह पहली परीक्षा थी और वह पास हो गए थे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। महीने बीतते गए, डोभाल का नेटवर्क गहरा होता गया। उन्होंने ऐसे लोगों की पहचान की जो आईएसआई के लिए भारत में ऑपरेशन चला रहे थे। उन रास्तों को समझा जिनसे हथियार पंजाब और कश्मीर भेजे जाते थे। उन कैंपों के बारे में जानकारी जुटाई जहां खालिस्तानी लड़ाके ट्रेनिंग लेते थे। ये जानकारी वह बेहद सावधानी से भारत तक पहुंचाते थे। कोडेड संदेश, कभी किसी विश्वस्त बिचौलिए के जरिए, कभी एक पूर्व तय तरीके से। टेबल पर नक्शे बिछे हुए थे, माथे पर पसीना था, लेकिन आवाज बिल्कुल शांत थी। डोभाल ने एक रात अपने कोडेड नोट्स तैयार किए। किस इलाके में ट्रेनिंग कैंप है, कितने लड़ाके हैं, कौन कौन से हथियार हैं, कौन से रास्ते इस्तेमाल होते हैं। यह जानकारी भारत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन एक रात सब कुछ अचानक खतरनाक मोड़ पर आ गया। 1987 के मध्य में लाहौर में अचानक हलचल बढ़ गई। आईएसआई को किसी सोर्स से खबर मिली थी कि उनके नेटवर्क में एक भारतीय एजेंट घुसा हुआ है। वह एजेंट उनकी जानकारी चुरा रहा है और भारत तक पहुंचा रहा है। आईएसआई के अफसरों की बैठकें शुरू हुई, संदिग्धों की लिस्ट बनने लगी। उस लिस्ट में इब्राहिम का नाम भी था। डोभाल को इसकी भनक मिली। उस रात वह अपने कमरे में बैठे थे। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। एक मोटरसाइकिल धीरे धीरे गुजरी। डोभाल ने खिड़की के पर्दे के पीछे से देखा। मोटरसाइकिल वाले ने एक पल के लिए इमारत की तरफ देखा, फिर आगे बढ़ गया। डोभाल की सांस भारी हो चुकी थी, दिल की धड़कन तेज थी। उन्होंने अपनी 9 mm पिस्तौल निकाली और उसे चेक किया। लॉर्ड थी। उन्होंने उसे वापस कमर के पीछे खोसा। वह जानते थे कि अगर आईएसआई को शक हो गया तो यह ऑपरेशन खत्म और शायद उनकी जिंदगी भी। लेकिन डोभाल ने एक बात सीखी थी, सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब तुम डर कर भागते हो। भागना मतलब गुनाह कबूल करना। अगले दिन सुबह डोभाल मस्जिद गए, नमाज पढ़ी, वापस आए, चाय की दुकान पर बैठे। उस कारोबारी दोस्त से मिले, बिल्कुल सामान्य। भाई, सुना है आजकल आईएसआई वाले बहुत चक्कर काट रहे हैं। दोस्त ने धीरे से कहा, हाँ, कुछ ऐसा सुना है। चाय अच्छी है आज, डोभाल ने जवाब दिया। दोस्त ने उन्हें गौर से देखा, फिर हंस पड़ा। तुम हमेशा इतने बेफिक्र क्यों रहते हो? क्योंकि गुनाह किया नहीं तो डर किस बात का, डोभाल ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जवाब, वह एक वाक्य उस दोस्त के मन से शक के बादल उड़ा ले गया। आईएसआई के अफसरों ने जांच की, इब्राहिम के बारे में, उनके पड़ोसियों से पूछा, मस्जिद के इमाम से पूछा, दुकानदारों से पूछा। सबने एक ही जवाब दिया, नेक इंसान है, कभी कोई गड़बड़ नहीं देखी। आईएसआई का शक इब्राहिम से हटकर किसी दूसरी तरफ चला गया। डोभाल बच गए, लेकिन मिशन जारी रहा और अब वह और गहरे उतरने लगे। इस पूरे दौर में डोभाल ने जो जानकारी जुटाई वह भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। पंजाब में जो खालिस्तानी आतंक उस दौर में अपने चरम पर था, उसके कई नेटवर्क की जानकारी डोभाल की दी हुई थी। उन्होंने बताया कि हथियार कहां से आ रहे हैं,
किन रास्तों से, किन लोगों के जरिए। भारत में बैठे अफसर उस जानकारी के आधार पर ऑपरेशन चला रहे थे। डोभाल पाकिस्तान में बैठे थे और भारत में ऑपरेशन की दिशा तय कर रहे थे। यह वह दौर था जब पंजाब में हर महीने सैकड़ों लोग मर रहे थे। बसें रोककर हिंदुओं को उतारा जाता था और गोलियां मारी जाती थी। पुलिस अफसर, राजनेता, आम नागरिक सब निशाने पर थे। देश का एक पूरा सूबा आतंक की आग में झुलस रहा था और उस आग की लपटों को बुझाने की कोशिश में एक आदमी लाहौर की गलियों में चाय पी रहा था। 1988 में डोभाल को एक और मिशन सौंपा गया। यह मिशन पाकिस्तान से बाहर था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। 1988 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर एक बार फिर खालिस्तानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। वे हथियारों के साथ अंदर बैठे थे। उनके बीच में थे सैकड़ों श्रद्धालु जो जाने अनजाने बंधक बन गए थे। सरकार के सामने एक ही सवाल था, इन्हें कैसे निकाला जाए। सीधा हमला हो नहीं सकता था क्योंकि 1984 का जख्म अभी भरा नहीं था। डोभाल ने खुद कहा, मुझे अंदर जाने दो। वह एक रिक्शा वाले के भेष में स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसे। आतंकवादियों के बीच उन्होंने अंदर की पूरी स्थिति समझी। कितने आतंकी हैं, किस पोजीशन पर हैं, उनके पास क्या हथियार हैं, किस रास्ते से एंट्री हो सकती है, यह जानकारी उन्होंने बाहर पहुंचाई। जब एनएसजी के कमांडो अंदर घुसे तो उनके पास एक एक कोने की जानकारी थी। ऑपरेशन सफल रहा। मंदिर आतंकियों के चंगुल से मुक्त हुआ। श्रद्धालु सुरक्षित निकले और बाहर भीड़ में एक आम आदमी खड़ा था जो कुछ नहीं बोला। वह डोभाल थे। पाकिस्तान में 7 साल और इस दौरान कई और मिशन। डोभाल ने जितनी जानकारी जुटाई उसने भारत को अपनी सुरक्षा नीतियां बदलने पर मजबूर किया। पंजाब के आतंकवाद के खिलाफ जो बड़े ऑपरेशन 1990 के दशक में चले के पीएस गिल की अगुवाई में, उनकी बुनियाद में वह खुफिया जानकारी थी जो उन सालों में जुटाई गई थी। आईएसआई ने कभी नहीं जाना कि जिस इब्राहिम को वह जानते थे वह भारत का एक अफसर था। जिस नेटवर्क पर उन्हें भरोसा था उसे अंदर से खोखला किया जा रहा था। जिस जमीन पर वे साजिशें बुनते थे उसी जमीन पर एक भारतीय सांस ले रहा था। यह सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, यह उस अदम्य साहस की कहानी है जो किताबों में नहीं मिलता, जो तमगों में नहीं दिखता, जो किसी परेड में नजर नहीं आता, जो एक अकेले आदमी के सीने में जलता है जब वह दुश्मन के घर में रात गुजारता है, उनकी भाषा बोलता है, उनके साथ खाता है और फिर भी जानता है कि वह कौन है और वह क्यों यहां है। 7 साल का अकेलापन, 7 साल का दोहरा जीवन, 7 साल की वह सिहरन जो हर उस पल महसूस होती है जब एक गलत शब्द, एक गलत नजर, एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अजीत डोभाल ने इस दौरान कभी एक बार भी अपनी पहचान नहीं टूटने दी और जब वह वापस आए बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो उनकी फाइलें एक तिजोरी में बंद हो गईं। उनका नाम दशकों तक आम लोगों को नहीं पता था क्योंकि असली जांबाज वही होता है जिसकी बहादुरी की कहानी उसके दुश्मन को कभी नहीं पता चलती। आज डोभाल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्हीं के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, डोकलाम, इन सब के पीछे वही दिमाग है जो कभी लाहौर की गलियों में तस्बीह फेरता था। भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर उनके पाकिस्तान वाले मिशन की पुष्टि नहीं की, लेकिन जो लोग जानते हैं वे जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए यह कहानी है। यह नया भारत है, नया भारत जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, नया भारत जो दुश्मन के घर में रहकर भी अपनी मातृभूमि को नहीं भूलता, नया भारत जो तिरंगे की आन के लिए 7 साल दुश्मन की जमीन पर काट सकता है बिना किसी को बताए, बिना किसी तमगे की उम्मीद के। जय हिंद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।